geeky guys. Now today we will study about different type of reactions, which is the first chapter of class 10th. Now try to see what kind of reactions are there in chemistry. The first one which we are going to study here is combination reaction. Combination reaction. Now अब हमें ये समझना है कि बहुत सारे रिएक्शंस अगर दिए गए हों तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम कैसे चूज आउट करेंगे, उसकी तकनीक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है ये हमें समझना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स more than two atoms or molecules join together to give a single product molecule. The reaction is said to be, this is said to be combination reaction. This is said to be combination reaction. अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक ही मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे सोडियम जब रिएक्शन करेगा क्लोरीन से तो यहां प्रोडक्ट आपको मालूम है NaCl बनेगा। रिएक्शन हमेशा बैलेंस करके लिखना चाहिए, आपको बताया हमने। अगर रिएक्शन बैलेंस करके आप नहीं लिखते हैं तो नंबर रिएक्शन का पूरा आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें से कट जाएगा। अगर मैग्नीशियम को जलाया जाए तो मैग्नीशियम जल करके आपको मालूम है क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां आपने देखा कि हमने जो रिएक्शन है वो एटम के ऊपर कराया है। ये सोडियम है, Na है, Cl2 लिखा गया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ Cl न लिख करके Cl2 क्यों लिखा गया है, ये प्रश्न बन सकता है। Cl2 लिखने के पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। लॉजिक ये है कि एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो समझना है। एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस बट दे डोंट एग्जिस्ट फ्रीली। मॉलिक्यूल कैनॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस बट दे एग्जिस्ट फ्रीली। मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग नहीं लेते लेकिन फ्री एग्जिस्टेंस उनका होता है। इसलिए जब कभी भी हमको लिखना होता है एटम या केमिकल स्पीशीज तो मॉलिक्यूल में ही लिखना होता है। जैसे हमने Cl2 लिखा, यहाँ O2 लिखा, इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीजन और क्लोरीन ही है। अभी हमने एटम्स को कंबाइन होते हुए देखा है, अब हम लोग मॉलिक्यूल्स को कंबाइन होते हुए देखेंगे। जैसे यहाँ CO प्लस Cl2, आप जान रहे हैं दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हैं, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो COCl2 बनता है। ये कार्बोनिल क्लोराइड है, सब लोग फॉस्जीन डी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा रिएक्शन आप देखें SO2 प्लस Cl2। अब यहां प्रोडक्ट अगर SOCl2 बनता है तो इस प्रोडक्ट का नाम हमको याद रखना, ये थायोनील क्लोराइड है, थायोनील क्लोराइड। आप ऊपर वाले प्रोडक्ट को कार्बोनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, वैसे ही फॉस्जीन कहलाता है कार्बोनिल क्लोराइड। तो यहां जो हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमको मिलेगा क्या, एटम्स कई हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। उसी प्रकार से मॉलिक्यूल भी दो या तीन हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में हमेशा आपको सिंगल मॉलिक्यूल ही मिलेगा, कोई और मॉलिक्यूल यहां नहीं मिल सकता है। तो हमने देखा कि सिंगल मॉलिक्यूल का जनरेशन हो रहा है रिएक्शन के द्वारा, इसलिए ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसे ध्यान से समझना है। अब रिएक्शन के दूसरे प्रकार पे आते हैं। सेकेंड टाइप जो रिएक्शन है वह है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? When an atom of the element, when an atom of the element displaces another atom from its salt solution, this is said to be displacement reaction. This is said to be displacement reaction. यदि किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एटम दूसरे एटम को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से निकाल देता है और अपना सॉल्ट बनाता है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो केमिकल पॉइंट है वो क्या है, ये हमें समझना है कि केमिकल पॉइंट क्या है, इसकी रासायनिक बिंदु क्या है, ये कब होगा। तो इसमें जो नॉर्मल कंसेप्ट है वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from their salt solution, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वह कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटाता है। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केमिकल पॉइंट है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के रिएक्शन को हम लोग जज कैसे करेंगे। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक में रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन को बेस माना गया, ये हाइड्रोजन है आपका, इसको बेस मानते हैं, ऊपर आ जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस और हाइड्रोजन से नीचे आप पहुंचेंगे तो उल्टी बात होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपको याद करना है। अगर आप याद नहीं करते हैं तो इस प्रकार के किसी भी रिएक्शन पर आप सफल नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल में इसमें कई केसेस खड़े होंगे, हर प्रकार के केस को डिस्कस किया जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 में जो हम कंसीडर करते हैं, यहां मेटल को कंसीडर करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हो और इसमें हम लोग आयरन डालते हैं, आयरन का नीड डालते हैं, तो क्या होगा, इस रिएक्शन में FeSO4 यहां बनेगा और कॉपर बाहर निकलेगा। अब ये घटना क्यों घटी, ये रिएक्शन क्यों हुआ, यहां ये आप AQ लिखें क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा आपको। कलर चेंजिंग आपको कैसे मिलेगी, आप जानते हैं कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, तो धीरे धीरे ब्लू कलर समाप्त होगा और ग्रीन कलर सॉल्यूशन में आ जाएगा, जो इसका इंडिकेटर है कि फेरस सल्फेट बन चुका है। ये रिएक्शन क्यों हुआ है, रिएक्शन इसलिए हुआ है कि Fe is more reactive than copper, इस वजह से ये रिएक्शन हुआ कि Fe जो है कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है। अगले कंपाउंड को हम लेते हैं, जैसे AgNO3 प्लस, अब यहां हम किसी सॉल्ट को लेते हैं जैसे Cu, अगर हमने लिया तो यहां जो रिएक्शन प्रोसीड करता है CuNO3 2 हो गया और यहां Ag बाहर निकलता है। ये रिएक्शन क्यों हो रहा है, ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag। ऊपर का रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये पहली चीज है जो हमको जानना है। अब केस 2 को डिस्कस करते हैं। केस 2 में हम लोग नॉन मेटल का केस लेते हैं। केस 2, ये केस 2 है,
यहां हम लोग नॉन मेटल को कंसीडर करेंगे, तो जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो कम रिएक्टिव नॉन मेटल को हटाएगा। एग्जाम्पल में सोडियम ब्रोमाइड NaBr, अगर हम लोग क्लोरीन की बफरिंग कराएं इसके सॉल्यूशन में, तो बफरिंग कराने से क्या होगा कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से। आप जानते हैं क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इसलिए ये अपना सॉल्ट बनाएगा, NaCl बन जाएगा और ब्रोमीन बाहर की ओर निकल जाएगी। ये रिएक्शन क्यों हुआ? रिएक्शन होने का वजह यह था कि क्लोरीन ब्रोमीन की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है। अगले रिएक्शन को हम देखते हैं, Ki प्लस Br2। अगर ये रिएक्शन कराया जाए तो इसमें KBr बनेगा और I बाहर की ओर निकल जाएगा। क्यों ये रिएक्शन हो रहा है? क्योंकि ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग अगला केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर 3। यहां देखते हैं हम लोग केस 3, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रो एसिड्स, फ्रॉम हाइड्रो एसिड्स, फ्रॉम हाइड्रो एसिड्स। जब मेटल रिएक्शन करता है हाइड्रो एसिड से, तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा या बाहर नहीं जाएगा, इसका निर्णय यहां हम लोग लेते हैं किस आधार पर कि इफ मेटल इज मोर रिएक्टिव, इफ मेटल is more reactive, metal is more reactive than hydrogen, then it will displace, then it will displace hydrogen from hydro acid, अब हम लोग रिएक्शन उठाते हैं। जैसे हमने रिएक्शन सोडियम का रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो ये रिएक्शन होगा, NaCl बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर निकलेगी। ये गैस क्यों निकल रही है? क्योंकि सोडियम इज मच मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आगे रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम प्लस H2SO4। अब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा और मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर निकलेगी। हाइड्रोजन क्यों निकली? क्योंकि मैग्नीशियम इज आल्सो मच मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यहां एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि वही परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है, तो इस रिएक्शन को ध्यान दीजिए। एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में मेरा अनुभव यह है कि जब कभी भी इस रिएक्शन को क्वेश्चन पेपर में डाला गया, लड़के हमेशा गलती करते हैं, इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप इसे ध्यान से देखें। Cu प्लस H2SO4, ये रिएक्शन अधिकांशतः क्वेश्चन पेपर में सेट होता है, तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा कॉपर सल्फेट बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर निकलेगी। लड़के अधिकांशतः जो लिखते हैं वो भी मैं सामने लिख देता हूं, CH2O4 कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये कभी भी रिएक्शन नहीं हो सकता। तो हमें इसको ध्यान में रखना है। थैंक यू गाइस।